तो जय हिंद साथियों। अग्निवीर की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी जान ले कि अगर आप फिजिकल की तैयारी करें तो अच्छी बात है। फिजिकल की तैयारी जम के करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन साथ में कभी कभी अभी थोड़ा पढ़ लेना भी चाहिए, ताकि पता है कि जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लोगे तो एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होने वाले हैं, यानी कि वक्त है जो वो बहुत ही कम मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिल जाएगा? 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप जीके की तैयारी नहीं करेंगे, मैथ की या फिर रीजनिंग की तैयारी नहीं करेंगे तो आप फिर पछताने वाले हैं। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी इतिहास से संबंधित, जो इतिहास को भी मैं सीरीज वाइज लेके चलने वाला हूँ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद, इसी तरह मतलब एक सीरीज वाइज क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो हमारा जो हड़प्पा कालीन जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं कि हड़प्पा शहर किस नदी पर बसा हुआ था। तो जो हड़प्पा शहर है, यानी कि सर्वप्रथम हड़प्पा शहर की खोज हुई थी और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रावी नदी पर स्थित है। और जो इसकी जो उत्खनन करता है यानी खोज करता है वह दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की थी और ये रावी नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करने वाले दूसरे क्वेश्चंस की, हड़प्पा कालीन के दूसरे क्वेश्चंस की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है मानना, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो शहर है ना वो सबसे बड़ा शहर है और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये मैं बता दूं कि ये सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी जो खोज की है वो है राखलदास बनर्जी ने की थी। इनकी जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने, और हड़प्पा के 1 साल बाद यानी कि 1922 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे पर है, उसकी खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद 1922 के अंदर की थी मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, 1922 के अंदर, सॉरी 1922 के अंदर। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को है ना वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा शहर की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वप्रथम जो शहर की खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा शहर की 1921 के अंदर। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो और नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पर खेत एवं खेतीबाड़ी के प्रमाण मिले हैं? यानी कि हड़प्पा सभ्यता है उनमें से यानी किस स्थान पर खेतीबाड़ी या फिर उस खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो कालीबंगा शहर है ना, ठीक है ना, वहाँ पर प्राप्त हुई थी खेत की जुताई और खेतीबाड़ी से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी इस शहर की जो खोज करता है या फिर उत्खनन करता है वो है अमलानंद घोष। ठीक है, ये भी याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मैंने भी बताया है कि जो मृतकों का टीला है या फिर सिंध का बाग किस शहर को कहा जाता है, यानी कि किस हड़प्पा सभ्यता के शहर को कहा जाता है या पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मैं वापस बता देता हूँ कि राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 के अंदर। फिर हम बात करने वाले 6 क्वेश्चन की। तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपको ये क्वेश्चंस थोड़े कठिन लग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतने कठिन क्वेश्चंस तो आर्मी के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने से आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, आपके लिए अच्छा ही है, जितना आप याद करेंगे उतना। तो जो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई थी रोपड़ से। कहाँ से हुई थी? रोपड़ से। फिर हम 7 वाला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त
पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं था? तो जो मोहनजोदड़ो से जो सिक्के प्राप्त हुए थे, पशुपति की मोहरें प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, तो उस पर कौन सा पशु है ना वो अंकित नहीं था? तो वो था बेल। जो बेल है ना वो उन मोहरों पर अंकित नहीं था, यानी कि बेल का चित्र मोहरों पर नहीं मिला था, बाकी हाथी का, बाघ का, गेंडा का आदि का था। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुत का गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हड़प्पा संस्कृति का जो सुत का गेंडोर जो शहर है ना वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है दाशक नदी पे। किस नदी पर? दाशक नदी पर स्थित है। और जो इस सुत का गेंडोर जो शहर है वो पाकिस्तान में स्थित है। और इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुत का गेंडोर की खोज की थी 1923 के अंदर, और ओरेल स्टील ने की थी, और ये अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये दाशक नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी शोर है, यानी कि पश्चिमी शोर पर जो, यानी पश्चिम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी शोर पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है, तो वो है सुत का गेंडोर। ठीक है, सुत का गेंडोर जो शहर है वो पश्चिमी छोर पर है, छोर पर स्थित है। यहाँ के लोग जो है वो बेबीनॉल से व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? यानी कि हमारे भारत की बात की गई है, तो भारत के अंदर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मौजूद हैं। और इनमें से कौन कौन से स्थल हैं वो भी जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित हैं, जिनमें से रंगपुर, लोथल, सूरकोटला, धोलावीरा इत्यादि प्रमुख हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि युग्म समाधियों की साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो युग्म समाधियों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए थे? ठीक है ना, युग्म मतलब यानी कि एक पति और पत्नी वाले, ठीक है, पति और पत्नी वाले, या फिर एक महिला और पुरुष के जो है युग्म में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, युग्म के समाधियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे लोथल के अंदर। लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में। युग्म के समाधियों के अवशेष लोथल से प्राप्त हुई है। इस अतल लोथल की खोज जो है वो R.S.R. राव ने अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भोगवा नदी के तट पर की थी। यहाँ से गोदीवाड़ा मनके बनाने का कारखाना भी मिला, घोड़े की मरण मृत्यु भी मिली, ठीक है ना, मरण मृत्यु जो होती हैं वो भी मिली, मरण मृत्यु इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ग्यारहवां हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे? वो है लोहा से। लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे कि लोहा क्या चीज़ होती है। लोहे की खोज जो है वो वैदिक काल में हुई थी, ये भी जान ले। 12वां हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि सिंधु व सुमेरियन सभ्यता से सम्मान है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता व सुमेरियन सभ्यता में कौन सी जो विशेषता है वो सम्मान है? तो वो है अन्न भंडार प्रणाली, यानी कि अन्न को स्टोर करने की जो प्रणाली है वो सेम थी, यानी कि सुमेरियन सभ्यता में भी इसी प्रकार अन्न को भंडारित किए जाते थे। कोठे बनाकर उसमें अनाज को डाल दिया जाता था, फिर जब भी आवश्यकता होती थी तो उस अनाज को निकाल लिया जाता था। ये हुए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो याद कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है, 12 क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख के चले जाना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि इनमें से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको आप चाहो तो एक बुक्स में उतार सकते हो। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आप लिख के थोड़ी बहुत राइटिंग तो दिख रही होगी ठीक ठाक, तो आप लिख के पढ़ सकते हो। और मैं बता दूं कि ये जिन क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन देख लेना। जब क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़ पैदा होगा। जब आप कन्फ्यूजन पैदा होगा तो अगर आप फिर अभी से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी से जल्दी याद नहीं होने वाला। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में नहीं आती हैं फिर थ्योरी पढ़ो, तो आपका जो ईजीली है ना वो याद होने लग जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करने वाले वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं MCQs, उनके बारे में बात करेंगे। तो
तो पहला जो हमारा है वो कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। जो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या बोलते हैं, जो उपनिषद है उसको क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं समीप बैठना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर जब ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तो उसे उपनिषद कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जब गुरु के समीप बैठकर जब ज्ञान ग्रहण किया जाता है तो उसे उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद की जो संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 108। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछ ले कि वेदांतों की संख्या कितनी है, तो भी यही होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है वैदिक काल से संबंधित। गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो गंगा और यमुना का जो उल्लेख है वो वैदिक काल के किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदियों का जो मंडल है वहाँ पे मिलता है गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख। तो ये भी जान लें कि जो नदियों का जो ज़्यादातर उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महात्म्य है, यानी कि उसे पवित्र माना जाता है। किस नदी को, सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है ऋग्वेद के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ऋग्वेद में नदी सूक्त है, यानी कि 10वें मंडल में नदियों का जो उल्लेख मिलता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वैदिक काल का। वैदिक सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो वैदिक काल में जो समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था, तो वो था पितृसत्तात्मक। ठीक है ना, पितृसत्तात्मक था, यानी कि घर का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, पिता होते थे। जो घर का मुखिया होता था वो पिता होते थे। और मैं बता दूं कि जो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें जो समाज का जो स्वरूप था ना वो था मातृसत्तात्मक था, यानी कि वहाँ पर माता राज करती थी। घर का जो मुखिया होता था वो महिला होती थी या माता होती थी। ठीक है ना, उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है। तो ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में रचा गया है या फिर लिखा गया है, तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रचा गया है। याद रख लेना कि हिंदू के ज़्यादातर जो हिंदू धर्म में यानी कि वैदिक काल में जो ज़्यादातर जो भी मिलते हैं ना लिखे गए ग्रंथ मिलते हैं वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च कमांडर को क्या कहा जाता था। तो सेना के जो सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी कि सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था सेनानी। ठीक है, सेनानी कहा जाता था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इनमें से कौन सा जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो था तंबाकू। उस टाइम तंबाकू नहीं चलता था। ठीक है, तंबाकू कौन लाए थे, तो तंबाकू लाए थे पुर्तगाल। ये भी ध्यान रखना कि तंबाकू के जो आविष्कार करता या फिर भारत में लाने वाले जो थे वो थे पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल लाने के बाद हम हुक्के सिगरेट पीने लगे, और अब तो पूछो ही मत कितने हुक्के खींचते हैं। तो उन लोगों की तरह आप हुक्के मत खींचना, क्योंकि आपको फिजिकल में दिक्कत हो सकती है। तो हुक्के ना खींचें और अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि एक जो आर्मी है ना उसको बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो एक फ़ौजी बनता है। और फ़ौजी की बराबरी करना मतलब इम्पॉसिबल है यार। ठीक है ना, फ़ौजी क्योंकि जो फ़ौजी बनता है ना वो 19 साल की या फिर 18 से 17.5 साल की, 17.5 छोड़िए 16 साल की उम्र में जब बंदा फ़ौज में जाने की ठान लेना तब वो अपने शरीर पर ध्यान देने लग जाता है, कितना मजबूत बनाना है, मेंटली भी कितना स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इस तरह फ़ौजी के बराबर बनने के लिए बहुत वक्त लगता है। एक फ़ौजी को तैयार होने में बहुत वक्त लगता है, इनकी 16 जब वो 16 साल का होता है तब से फ़ौजी बनना स्टार्ट हो जाता है। सातवां हमारा क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो है पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि। ठीक है, जो साहित्य जो भी लिखते थे तो उनके मतलब वैदिक साहित्य में या फिर किसी भी हैं, आप जो भी साहित्य हैं तो उनके लेखकों के बारे में ज़रूर याद कर लेना, लेखक। ठीक है,
उनके रचयिता कौन है, तो उनके बारे में ज़रूर आप याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, लेकिन याद कर लेना, जिससे आपका विकास, माइंड का विकास होगा और आपको हर चीज़ें, मतलब सरल चीज़ें आपको जल्दी याद होने लगेगी। और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं यार, कठिन का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पूछ सकते हैं। कंपटीशन कितना बढ़ रहा है आप सभी को पता है। 8वां हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि वैदिक नदी कुंभा कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो वैदिक नदी में जो वेदों के अंदर जो लिखा गया है कि एक कुंभा नदी है, वो कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो वो होती हैं अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। वैदिक काल में जो काबुल नदी को है ना, अफ़गानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी को क्या कहा जाता था? कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था। और यह नदी हिंदुकुश पर्वत के संगलाग श्रेणी से निकलती है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल इसी नदी की घाटी पर स्थित है। ठीक है, ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। तो अब हम करेंगे महाजनपद के जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताते हैं। तो महाजनपद काल के जो महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के किस में मिलता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि पहले 16 महाजनपद थे। तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंदर। ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय में मिलता है कि पहले जो है ना वो 16 महाजनपद थे। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई थी। इससे ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ वर्ष पूर्व समस्त उत्तरी भारत को 16 महाजनपदों में वर्गीकृत किया गया था। अंगुत्तर निकाय के अलावा बौद्ध ग्रंथ महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रंथ है जिनमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब बता दें कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो मैं बता दूं कि 16 महाजनपद थे, जिनमें पहले ये जनपद है और ये इनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो अंग है ना, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। ठीक है ना, अंग यानी कि चंपा का अंग है ना, बहुत ही बढ़िया है, मतलब ठीक कुल मिला के। कुरुक्षेत्र में इंद्रप्रस्थ हो गए कुरुक्षेत्र में। गलत मत लेना है, याद करने की ट्रिक्स है ना। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुरु मतलब कुरु है, कुरु एक जनपद है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, मगध है राजगृह, यानी मगध की राजधानी राजगृह है। पांचाल अहिच्छत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी है। ठीक है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर है। ठीक है, बेराट की साक्ष्य है, ये राजस्थान के जयपुर में मिलता है। कौशल श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा। ठीक है ना, जो सूरसेन की राजधानी है वो मथुरा है। वज्रसेन की राजधानी वैशाली है। अस्मक की राजधानी पद्यनी यानी पोतन है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा मेन पावापुरी। ठीक है, यह है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है ना, तक्षशिला। उसके बाद बात करते हैं अवंती की राजधानी कौन सी है, तो उज्जैनी है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। वत्सी की राजधानी कौशाम्बी है। काम्बोज की राजधानी राजपुर है। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना और लिख के लेना अच्छी तरह, यानी आपको अगर ट्रिक्स आपके पास है तो उस ट्रिक से याद कर लेना ज़रूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस जनपद की राजधानी कौन सी है। अगर ये पूछ ले कि मगध जनपद की राजधानी कौन सी है, तो इस तरह याद ज़रूर कर लेना सभी को, तो अच्छी बात रहेगी, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो यमुना नदी के जो तट पर जो था वो कौन सा था, वो था कौन सा, कौशाम्बी, यानी कि नदी के किनारे पर जो था कौशाम्बी किसकी है। महाजनपद का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी एक प्राचीन महाजनपद है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा जो जनपद था वो यमुना नदी के तट पर स्थित था, तो वो कौन सा जनपद है, तो वो अंग है या फिर अवंती है या फिर मत्स्य है या फिर वत्स है। तो आपको सोचना है क्या है, तो मेरे हिसाब से वत्स्य होगा। ठीक है ना, वत्स्य होगा, वत्स्य वत्स है, तो इनको हम से बोलेंगे वत्स है। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अर्थवेद के अंदर। कहाँ पर मिलता है, अर्थवेद के अंदर। अर्थवेद के अंदर तंत्र मंत्र टोटके सब कुछ इसी में मिलते हैं, जादू टोना वगैरह ये सब अर्थवेद के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि मगध के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार, अजातशत्रु,
बटई या महागोविंद, तो इनमें से कौन सा है? तो मेरा राइट ऑप्शन होने वाला है बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ये याद रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले, हमारा चैप्टर दूसरा आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी MCQs बनने वाले हैं उनको सब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पूरी 1.5 घंटे की होने वाली है, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम हिस्ट्री का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी कि ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना कि लुम्बिनी में तो हुआ था, वो भी किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। तो ये बात ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर है ना, वो कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, और आपको फुल प्रिपेयर यानी कि अच्छी तैयारी करके रहना है, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन पटके तो आप जल्दी से उठा लें। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर महासाधु बनेंगे। तो उनकी बात भी सच हुई है, वो एक महान साधु बने। और वैसे सम्राट तो है ही है, वो देश के यानी कि पूरे विश्व के सम्राट तो है ही हैं, मैं मानता हूँ उनको। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति तत्कालीन किस नदी के किनारे हुई थी? ठीक है ना, जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध हैं, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो किस नदी के किनारे पर हुई थी? कोसी नदी या फिर गंगा नदी या फिर निरंजना नदी या फिर गंडक नदी? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनको हुई थी निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। और डिटेल देखते हैं तो 6 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वह वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय वह बुद्ध नाम से विख्यात हुए। तो ये भी ध्यान रखना कि वो 6 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात, यानी कि 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकल चुके थे। फिर 6 वर्ष की जब तपस्या की तो उसके पश्चात यानी कि वो 35 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? तो पूर्णिमा यानी कि वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी। निम्न में से किसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है? धर्मचक्र परिवर्तन की जो संज्ञा दी गई है वो बौद्ध धर्म में किसको दी गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। तो और आगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उरुवेला जो है ना वो सारनाथ में पड़ता है। तो सारनाथ में उरुवेला बुद्ध सारनाथ आए तथा यहाँ के उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। कब दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, एग्ज़ाम में पूछने की संभावना पूरी की पूरी है, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। जो बुद्ध पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो कब कार्तिक में मनाया जाता है या फिर वैशाखी पूर्णिमा को मनाया जाता है, चैत्र की पूर्णिमा को या फिर फाल्गुन की पूर्णिमा को? तो ये हो जाएगा वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे देखेंगे। बुद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। तो बुद्ध धर्म का जो विश्वकोश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास को कहा जाता है विश्वकोश।
8वां जो हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो अब ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से देख लें। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में या फिर मगध में या फिर कपिलवस्तु में या फिर कुंडग्राम में। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम के अंदर, ठीक है। लुम्बिनी के अंदर तो हुआ था गौतम बुद्ध का। जैन धर्म के प्रथम महिला भिक्षुणी कौन बनी थी। तो जैन धर्म की जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी, वो थी चंदना, ठीक है। चंदना बनी थी। चंपा के शासक चंपा के शासक दिगवान की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी, ठीक है ना। दिगवान की पुत्री चंदना जो है वो महावीर, जो भगवान महावीर है उनकी पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो हुई थी पावापुरी के अंदर। 1527 ईस्वा पूर्व में कुछ विद्वानों के अनुसार, वैसे तो 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये याद कर लेना कि 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिगंबर तथा श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। तो दिगंबर व श्वेतांबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो वो हो जाएगा जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म से है। जैन धर्म के अंदर दिगंबर व श्वेतांबर तो अलग अलग हैं, ठीक है। लगभग जो इसके रिलेटेड और बात बताते हैं कि 300 ईस्वी पूर्व जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक दो संप्रदायों में अपनी वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप बढ़ गया। जो लोग मगध के स्थूलभद्र के साथ रहे वह श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो भद्रभाव और उनके समर्थक थे, जो नग्न रहने में विश्वास रखते थे, उन्हें दिगंबर कहे जाते हैं या फिर कहे गए, ठीक है। उसके बाद में कि श्लेखना का संबंध किस धर्म से है। तो श्लेखना जो है उसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लेना। पंचशील सिद्धांत की देन है, यानी कि पंचशील जो सिद्धांत है जो नेहरू जी ने किया था चाइना के साथ, वो जो है वो किसकी देन है, तो वो बौद्ध धर्म की देन है, ठीक है। हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। हीनयान और महायान जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या शिव धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो इसका जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो हीनयान तथा महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उनमें दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इन दोनों संप्रदाय में वैचारिक भिन्नता थी। या हीनयान का शाब्दिक जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है वो है निम्न मार्ग, तथा महायान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उत्कृष्ट मार्ग। अब ये क्वेश्चन है मौर्य काल से संबंधित। मौर्य काल से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। जो मौर्य द्वारा शासित राज्य था वो कौन सा था। तो मौर्य द्वारा जो शासित राज्य था वो था मगध, ठीक है। मौर्य द्वारा जो शासित राज्य था, शासित राज्य या फिर बोले तो शासित महाजनपद, तो वो था मगध, ठीक है। नंद वंश के अंतिम जो गणानंद थे, जो अंतिम शासक जो गणानंद थे, उनकी हत्या के पश्चात 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। मेगनीस्तीनिस, ठीक है। मेगनीस्तीनिस किसके राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए थे, तो वो आए थे सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस।
सेल्यूकस निकेटर जो था वो था सिकंदर का सेनापति, ठीक है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था कि तू ध्यान रखना क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ करने के लिए। इंडिका नामक पुस्तक है ना, ठीक है ना। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक जो पुस्तक के लेखक है वो है मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज है। तो ये अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के अंदर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे चाणक्य जी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है तथा 180 प्रकरण है, ये भी याद रख लेना। वैसे डीपली है लेकिन आपको याद रख ले तो अच्छी बात होगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस मौर्य शासक ने श्लेखना विधि से प्राण त्याग किया था। तो श्लेखना विधि किसे कहते हैं ये मैं बता दूं कि जब व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, फिर ऐसे में जब मृत्यु को धारण करता है ना, ठीक है, खाना पीना छोड़कर, तो उसे श्लेखना विधि कहा जाता है। और श्लेखना विधि का जो उल्लेख है वो जैन धर्म में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जो जैन धर्म को मानते थे, तो इन्होंने श्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे, ठीक है ना। भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों की आहुति देना। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया था। तो जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया था। तो जैन धर्मों के अंदर अमित्र से अमित्र का आदि कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंहासन या फिर सिंहसेन। सिंहासन या फिर सिंहसेन कहा गया था जैन धर्म में बिंदुसार को। बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था। तो बिंदुसार के राजदूत में आने वाला जो राजदूत था वो था डायमेकस। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। ये मेगस्थनीज के स्थान पर आया था, ठीक है। बिंदुसार की मंत्रिपरिषद का प्रधान कहलाता था। तो बिंदुसार का जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रधान है यानी कि प्रधानमंत्री है वो कौन उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे खल्लाटक बोलते थे, खल्लाटक। और बिंदुसार के दरबार में है ना उसके मंत्रिपरिषद में ना कम से कम 500 सदस्य होते थे, ठीक है, ये भी याद रख लेना। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ जी के लिए याद कर लेना। जो 9वां हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व अशोक को चंड अशोक कहा गया था। तो ये किस ग्रंथ में कहा गया था, यानी किस धर्म में कहा गया है, फिर किस ग्रंथ में ये कहा गया था। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक को पहले चंड अशोक कहा जाता था जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की इससे पहले। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया, तो भी देखा कि सिंहासन, ये तो वापस रिपीट हो गया यार, सॉरी मैं इनको निकाल ही देता हूँ, यहाँ से हो गए, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ चाहिए ये वाला क्वेश्चन। तो सेल्यूकस की पुत्री जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया था उसका नाम क्या है भाई, ये तो देख ले, लूसी है, फिर हेलेना है, फिर एलिजा है, या वो तो कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेलेना। तो चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी, सेल्यूकस सिकंदर का एक क्या था, सेनापति था, तो शादी की थी, उसका नाम हेलेना था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था तथा दहेज में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरिम्स डाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए थे। तो चंद्रगुप्त को बहुत कुछ मिला था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ 2 बार विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था तक्षशिला के अंदर। कहाँ हुआ था, तक्षशिला के अंदर, वो भी पाकिस्तान में। यहाँ पर 2 बार विद्रोह हुआ था, एक बार अशोक को भेजा था और एक बार का पता नहीं, मैंने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन दोनों को भेजा था, ठीक है, 2 बार हुआ था। अशोक फर्स्ट बार में गया था। अशोक का मास्की अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मास्की जो अभिलेख है वो कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। मास्की अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है वो हुआ था मध्य प्रदेश में। अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है, वो किस अभिलेख में मिलता है कि ये भाई अशोक है ना वो अशोक है,
ठीक है। ये मिलता है मास्की तथा गुर्जरा के लेख में, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। कि अशोक ने लगभग किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने जो आक्रमण किया था वो क्या था 261 में, 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व क्या था, अशोक ने अपने राजा जैसे वो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्वी यानी कि ईसा पूर्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक ने अपने शिलालेखों में कौन सी भाषा से लिखे थे? तो अशोक ने सारे शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे थे, ठीक है। किस भाषा में? तो अशोक ने जो अपने शिलालेखों का निर्माण किया फिर उन पर जो भाषा लिखी गई थी वो लिखी गई थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य जो सम्राट था वो था बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व ने इस हत्या कर नए शुंग वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था? तो वो आया था शुंग वंश, ठीक है ना। जो बृहदर्थ था उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र ने क्या किया? बृहदर्थ की हत्या कर दी, फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी, अपने वंश की नींव रख दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अशोक ने किस स्थान पर धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था? तो अशोक ने किस स्थान पर जो है वो धार्मिक कर मुक्त कर दिया था? तो वो है कहाँ पर? लुम्बिनी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा गौतम बुद्ध के जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था, ठीक है। वहाँ पर करवट लगाना बंद कर दिया और मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया था? तो किसने कहा कि ये पाटलिपुत्र है वो क्या है? पोलीब्रोथा है। तो ये कहा था मैक्सथेनीज ने कहा था, ठीक है, ये याद रखना। और मैक्सथेनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत है, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। 19वां क्वेश्चन है कि मौर्य युगीन यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो जो मौर्य युगीन में जो यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो हुई थी मथुरा से, ठीक है ना। मौर्य युगीन में यक्ष की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी मथुरा, और मथुरा उस समय महाजनपद था, महाजनपद को जीत चुके थे और ये महाजनपद मगध में शामिल हो गया था। कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कलिंग को जो है वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार या फिर पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसमें जो राइट हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ओडिशा। ओडिशा को ही कलिंग कहा जाता है अभी, यानी कि पहले जो कलिंग था वो ओडिशा में था और अभी वर्तमान में उसे ओडिशा कहा जाता है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 261 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद अशोक ने अपना मन बदल लिया, फिर युद्ध से वो दूर हो गए। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था जो बुद्ध यानी कि अशोक को बुद्ध धर्म अपनाने के लिए एम्प्रेस किया था? तो वो थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त थे। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह सम्राट अशोक ने धार्मिक गुरु और उन्होंने ही अशोक
को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है ना। और उन्हें कौन क्या कहा जाता था, धार्मिक गुरु कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 18 लाख व्यक्ति को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है उस टाइम की। 22वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो अशोक ने अपने किस शिलालेख में ये कहा था कि जो सभी मनुष्य हैं वो मेरी संतान हैं। तो प्रत्येक शिलालेख में ये कहा था कि जो मनुष्य वो मेरी संतान हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम जो अशोक ने किया था, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो भारत में जो शिलालेखों का जो सर्वप्रथम जो कार्य यानी कि जो बनाना शुरू किया था वो किया था अशोक के द्वारा किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी फेतलर ने की थी, परंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली बार सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। 1800 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, उन्होंने इसे पढ़ा, ठीक है। पहले खोज तो हो चुकी थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो सुदर्शन जो झील का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है। तो सुदर्शन जो झील है उसका उल्लेख मिलता है गिरनार शिलालेख में। किस शिलालेख में, गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 24वां क्वेश्चन है कि अशोक के साथ कलिंग की राजधानी थी। अशोक के समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो कलिंग की राजधानी थी तौसली। कलिंग की राजधानी उस टाइम थी तौसली, और कलिंग को अभी क्या बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद हमारा 25वां जो क्वेश्चन है वो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था शिक्षा देने के लिए, कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो वो हो जाएगा श्रीलंका। अपना जो पड़ोसी देश है श्रीलंका में भेजा था। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। अब जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो वो था कुणाल। कौन था, कुणाल। महेंद्र नहीं था, महेंद्र भी इनका पुत्र था लेकिन महेंद्र नहीं था। बिंदुसार तो वैसे इनका पुत्र था ही नहीं, तो इनको कट ही कर देते थे, ठीक है। तो कुणाल था। मौर्य वंश से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं उनके बारे में हम पूरी जानकारी से पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया था कि गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था। तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब से कब था, तो ये देखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा ईस्वी उल्टी नहीं चलती यार, ईसा पूर्व उल्टा चल सकता है, ये तो गलती हो जाएगा। फिर 275 ईस्वी से 550 ईसा पूर्व, तो ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा है, इसमें टाइपिंग गलत है, सॉरी। क्वेश्चन ही इसी तरह बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी ही लगे, ये थोड़ा कठिन लगे लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि 275 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक, तो ये ठीक क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं होगा, तो इसको कट कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि 275 ईसा पूर्व से 550 सॉरी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी से 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक मौर्य यानी गुप्त साम्राज्य का शासनकाल रहा था। गुप्त वंश के किस शासक का उल्लेख पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में आदि राज के रूप में किया जाता है। यानी कि किस गुप्त वंश के जो शासक हैं, गुप्त वंश के किस शासक को जो आदि राज के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रथम व्यक्ति माना जाता है
गुप्त साम्राज्य का। तो श्रीगुप्त को माना जाता है कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम प्रतापी थे। 29वां क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने हुणों को परास्त किया था। तो किस गुप्त शासक ने हुणों को परास्त किया था, तो वो थे कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था। ये अच्छी तरह याद रख लेना, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस तगड़े तगड़े आते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। जो गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो की थी प्रथम ने गुप्त की 319 से 320 ईस्वी के नाम से चलाया गया था। 320 के मध्य से चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 31वां, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? जो हरिसेन था गुप्त साम्राज्य के अंदर, वो किसका दरबारी कवि था? अच्छी बात है, वो था किसका? समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति, जो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का भी उल्लेख किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का भी उल्लेख किया गया था प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। किस गुप्त वंशीय शासक को कविराज कहा जाता है? ठीक है, तो किस? समुद्रगुप्त को। ठीक है, हरिसेन इन्हीं काल में थे, तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है गुप्त वंश का। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, गायन संगीत में दक्षता में गुरु, तंबुरु व नारद को लज्जित करने वाला, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म का प्राचीर कहा गया था प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। ये भी इसी तरह याद कर लेना। 23वां हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी? गया अभी बिहार में है। ठीक है, तो गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी, तो वो थे राजा मेघवर्मन, जो कि श्रीलंका के थे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त ने अपने किस गवर्नर से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? जो समुद्रगुप्त ने जो है वो किसके द्वारा सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार करवाया था? तो वो अपने चक्रपालित द्वारा। ठीक है ना, अपना जो गवर्नर था चक्रपालित, उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया था। और इससे संबंधित और फैक्ट है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में जो पर्णदत्त का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था इसको। ठीक है, किसके रूप में? पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा सौंपा था, जिसने झील के किनारे पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चक्रपालित ने इसी झील पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। जो सुदर्शन झील है जो गिरनार, ठीक है, गिरनार पर्वत पर स्थित है। 35वां हमारा क्वेश्चन है कि किस गुप्त वंशीय शासक ने स्वरदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति का अवलंबन किया था? ठीक है, तो किसने किया था? स्वरनाज्ञाकरण प्राणायाम के नीति का अवलंबन किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था।
समुद्रगुप्त ने उत्तर पूर्व भारत के समतट लद्दाख, कामरूल, नेपाल, कठपुतली और पश्चिम भारत में 9 तंत्र राज्य आबिर, अर्जुनायन, मालव, यौध्य, मंडक, प्राजून, सनकानिकाक एवं खरपरीक इत्यादि राज्यों के साथ स्वर्णाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति का अवलंबन किया था। ये भी याद रख लेना अच्छी तरह से, ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चंस ना छूटे। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया था वो पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा। तो ये मिलता है कि किसने करवाया था, तो ये उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है। सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो रजत जो सिक्के हैं, ठीक है, जो चांदी के सिक्के बने जाते हैं, रजत जो सिक्के चलाए गए थे वो किसके द्वारा चलाए गए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत सिक्के चलाए गए थे। शकों को पराजित करने की स्मृति में, ठीक है, शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के रजत सिक्के जारी किए गए थे, जिन्हें गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। इन्हें रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पढ़ने वाले हैं कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो 38वां क्वेश्चन कि किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। इनमें जो राइट आंसर होने वाला है वह कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए गए थे। ठीक है, प्रचलित किया गया, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों का जारी किया था, सिक्के जारी किए सर्वप्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी एवं तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया गया। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम है, उन्होंने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, मैंने पहले बताया था कि जो स्वर्ण मुद्रा है उनको गुप्त काल में क्या कहा जाता था? सुवर्ण या फिर निष्क या फिर दिनार या फिर काशापण। काशापण तो उनको कहा जाता था दिनार, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्कों को रजत सिक्के कहा जाता था, या फिर क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। याद रख लेना अच्छी तरह से, दिनार। ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, जो गुप्त काल में जो चीना सुंग के नाम से जाना जाता था वो किसको कहते थे? तो जो चीना सुख जो है, चीना सुख किसको कहा जाता था पहले गुप्त काल में? तो वो कहा जाता चीन के रेशम को। ठीक है, चीन के रेशम को कहा जाता था चिनांगसुक। तो ये भी चित्र याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सॉरी 40वां क्वेश्चन है कि दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त पर यह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। जो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। कभी दिल्ली गए हो तो देखना, वहाँ पर लोहा स्तंभ होगा। दिल्ली का लोहा स्तंभ दिल्ली की कुतुब मीनार के निकट स्थित है। एक विशाल स्तंभ है और ये अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु क्रम की पराकोष्ठा है।
इसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर जो लोहा स्तंभ है वो ऐसे ही पड़ा, मतलब ऐसे ही खड़ा हुआ है, उस पर कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है। 41वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस लेख में प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त में जो समुद्रगुप्त, ठीक है ना, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी किस अभिलेख में प्राप्त होती हैं, तो मैं बता दूं, पहले बता दिया था, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद स्तंभ लेख बोला जाता है। ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो उसको बार बार लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक बता देते हैं कि जो गुप्त काल में जो है ना, वो जो प्रथम संस्कृत अभिलेख लिखा था वो किसके द्वारा लिखा था। तो संस्कृत में जो प्रथम अभिलेख गुप्त काल में लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, ये भी याद कर लेना, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, रुद्रदामन तर्क शास्त्र का विद्वान तथा संगीत का प्रेमी था। रुद्रदमन ने सबसे पहले विशुद्धि संस्कृत भाषा में अभिलेख जूनागढ़ जारी किया। इसी के समय में उज्जैनी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। रुद्रदामन विषय में विस्तृत जानकारी इसके जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में मिलती है। और गिरनार जो है वो गिरनार की पहाड़ियों पर स्थित है और गिरनार की पहाड़ियों पर सुदर्शन झील भी स्थित है। तो ये भी अच्छी तरह याद कर लेना। जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने गुप्त काल के दौरान उत्तर भारत व्यापार को संभाला है। ठीक है, जो उत्तर भारत के जो व्यापार है वो किस बंदरगाह ने संभाला है, तो वो संभाला है ताम्रलिप्ति। ठीक है ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह का जो है कि जो बंदरगाह ने पूरे गुप्त काल में उत्तरी भारत के जो भी व्यापार है उनको संभाला है। पश्चिमी बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह गवर्नर फाहियान ने गुप्त साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया है। यहाँ से जलियान, जावा, सिंहल द्वीप इत्यादि देशों में जाते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। ठीक है ना, वहाँ के जहाज भी यहाँ आते थे। तो भाई गुप्त काल के टाइम में ताम्रलिप्ति बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो संस्कृत ग्रंथ में कथारितसागर के लेखक कौन है, तो वो है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। कथारितसागर संस्कृत कथा साहित्य का एक शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव भट्टराव ने की थी। ठीक है, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जुड़ा नहीं है, तो पर्णदत्त, चक्रपालित विदा, पर्णदत्त, स्कंदगुप्त वहीं थे, तो स्कंदगुप्त तो थे यार इनको कराने वाले काम। पर्णदत्त था तो अशोक नहीं थे। ठीक है, पर्णदत्त चक्रपालित के पिताजी थे। मौर्योत्तर काल में शक साम्राज्य रुद्रदामन के आदेश से सौराष्ट्र के गवर्नर सुभिक्षान झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त काल के स्कंदगुप्त के आदेश से सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ इस पर धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया। और चक्रपालित ने यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर भी निर्माण करवाया था इस झील के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई नहीं है, तो वो होगी दशरथ कुमार चरित्र। दशरथ कुमार जो चरित्र है वो है जो है कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। बाकी ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव ये सभी ही कालिदास के द्वारा रचित हैं। दशरथ कुमार चरित्र विद्वान लेखक दंडी द्वारा निम्नलिखित में से गद्य काव्य हैं। ये जो 10 कुमार चरित्र हैं वो दंडी के द्वारा लिखित हैं। ठीक है, 10 कुमारों को दंड किए दिया उन्होंने। गुप्त काल में मथुरा कपड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो निम्न में से किस किस्म का कपड़ा मथुरा में विशेषता थी, यानी कि कपड़ा जो निकलता था मथुरा में उसकी विशेषता क्या थी, तो दूसरा सटका था।
ठीक है। गुप्त काल में जो कपड़ा उद्योग कहाँ पर था? मथुरा के अंदर, ये भी पूछ सकते हैं। गुप्त काल में मथुरा विशेष प्रकार का कपड़ा उत्पादित होता था जिसे सटका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किसे हूर्ण शासक महेर कुल को हराया था? तो यशोधर्मन ने। ठीक है, यशोधर्मन ने महेर कुल को हराया था। मालवा के मौखरी वंश के राजा यशोधर्मन ने हूर्ण आक्रमणकारी महेर कुल को हराया था। गुप्तकालीन शब्द विष्टि का अर्थ क्या है? गुप्तकालीन शब्द जो विष्टि है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है बेगार। ठीक है, बेगार को विष्टि कहा जाता था गुप्तकालीन में। गाँव किसानों को मुख्य घर के विशेष प्रकार के काम जैसे अनाज रखना, घर की सफाई, खेतों में काम करना आदि करने के लिए बाध्य किया जाता था और इसके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, बेकार होते थे, फ्री में काम करना पड़ता था। कितना खराब काम था यार। अग्रहार भूमि अनुदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अग्रहार भूमि अनुदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो पहले पढ़ लेते हैं। तो इससे राजा किसी को भी प्रदान कर सकता था। भूमि अनुदान यह ब्राह्मणों को प्रदत्त मुक्त काम था। यह ब्राह्मणों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को रेखांकित करता था। अनुदानकर्ता के व्यवहार के आधार पर राजा के पास इसे जब्त करने की शक्ति थी। तो इनमें से पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह हर किसी को प्राप्त नहीं कर देते, केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। गुप्त युग में भूमि के सम्राट का स्वामित्व होता था। महेंद्रों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उन्हें अग्रहार कहा जाता था। इस भूमि के सभी करों को मुक्त होती थी। यहाँ पर इस भूमि से कोई कर नहीं लिया जाता था। तो अच्छी बात तो नहीं थी क्योंकि यहाँ भेदभाव था। और बता दूं कि जो गुप्त काल में ही भेदभाव की जो नीतियाँ वहाँ से पड़ी थी। कौन सा गुप्त राजा एक अच्छा वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है और ये एक वीणा वादक के अच्छे कलाकार भी थे। क्या हो रहा है यार लंबे करते हैं, फिर इनको यहाँ पर लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का एक चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह अच्छा कवि कुशल वीणा वादक था और इसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी, जो कि मैंने भी फिलहाल बताया। भारत ने शक सत्ता को अंतिम रूप से नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था? बात भाई अच्छी कही। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हत्या करके भारत शक में सत्ता को समाप्त कर दिया। शकों के अंत करने की स्मृति में उसने चांदी के सिक्के जारी किए गए और शकारी उपाधि धारण की थी। और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, जिन्हें चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त राजा किसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता को चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश की शक्ति उसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कुमारगुप्त प्रथम ने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे कौन कौन सी उपाधियाँ? जैसे अश्वमेघ महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र धारण की। और नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक भी कुमारगुप्त को ही माना जाता है। ये अच्छा था यार। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? तो वी.एस. स्मिथ ने। वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय नहीं देखी। इसी कारण वी.एस. स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेपोलियन ने भी कोई पराजय नहीं देखी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखित, काव्य दर्शन दांडी द्वारा, देसार कामन द्वारा, पर्याय प्रशस्ति कालिदास द्वारा। नो यार, पर्याय प्रशस्ति कालिदास द्वारा कहाँ लिखी गई थी? पर्याय प्रशस्ति जो है वो हरीशचंद्र द्वारा लिखी गई थी यार।
हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं तथा इसे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, विद्वान कलहन डाल तेलंगिनी के लेखक हैं। जो इनमें से जो विष्णु शर्मा है वो कौन किसके लेखक हैं? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के, विद्वान कलहन है वो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है ना। एरन जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है? तो ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भानुगुप्त। तो इसमें आपको सभी को दिख रहा है भानुगुप्त है। तो जो यह लेख महाराजा भानुगुप्त के अमात्य गोपराज के विषय में है, जो कि लगभग 510 ईस्वी का है। गोपराज की पत्नी यहाँ सती हो गई थी और एरन नामक ऐतिहासिक स्थान जो है वो मध्य प्रदेश सागर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में इतिहास में पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि जो सती प्रथा का उल्लेख है, भारत में प्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख के अनुसार मिलता है? तो वो है एरन अभिलेख के अनुसार, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये भानुगुप्त द्वारा निर्मित है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो ईंटों से निर्मित है, इनमें से कौन सा है? तो वो है, सभी को दिख रहा है, भीतर गांव का मंदिर, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। श्री का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। गुप्त काल में पूर्व मंदिर वास्तु के अवशेष नहीं मिलते हैं। गुप्त काल से पूर्व मंदिर के वास्तु के अवशेष नहीं मिलते हैं। मंदिर निर्माण का प्रारंभ इस युग के महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। इस काल में मंदिर वास्तु का विकास ही नहीं हुआ, बल्कि इसके वास्तु नियम पर भी निर्धारित हुए। कानपुर के निकट भीतरगांव का विष्णु मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया। इसका महत्वपूर्ण ईंट का प्राचीन मंदिर होने में ही नहीं, वरन इस बात में भी है कि उसमें शिखर भी हैं। ठीक है। जो प्रथम बार जो मंदिरों का जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो गुप्त काल में ही प्राप्त हुए थे, और मंदिरों की जो बनने की जो शुरुआत है वो गुप्त काल से ही शुरू हुई है। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? ठीक है। अजंता में कुल 29 गुफाएँ हैं, और उनमें से कौन कौन सी किस नंबर की गुफा का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17, 19 इन गुफाओं का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद उत्तर में हैं। ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। यह गुफा अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अजंता से निर्मित कुल 29 गुफाएं में स्थित संख्या 16 से 19 गुप्तकालीन है। ठीक है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? तो अमरकोश जो है वो अमर सिंह द्वारा लिखी गई है, और एक किस शासक से जुड़ी हुई है? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अमर सिंह राजा विक्रमादित्य की जो राज्यसभा ने 9 रत्नों में से एक थे अमर सिंह। अमरकोश संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कोश ग्रंथ है। प्राचीन नहीं है, प्राचीन तो वेद थे। इन्होंने इसकी रचना 3री शताब्दी में की थी। शीर स्वामी नामक विद्वान ने अमरकोश में आए प्रत्येक शब्द की पाणिनि व्याकरण के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की थी। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था? तो धामेक जो स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था। ठीक है। जो प्रथम जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर। यहाँ स्थित धामेक स्तूप गुप्त काल में बनकर पूर्ण हुआ था। कालिदास द्वारा रचित मालविका गृमित्र नाटक का नायक था, तो वो थे अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था इनके नाटक का नायक।
माल विक्रागी मालविका गृहमित्र कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, जिस मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदेश के राजा अग्निमित्र ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, इसको सही से क्यों नहीं आ रहा, यहाँ तक ही होगा। पहले षड्यंत्रों को उन्मूलन तथा उनके नाटकीयता का समग्र सुविदित सातों में समर्पित है। यहाँ के श्रृंगार का रस प्रधान नाटक है। कालिदास के प्रथम नाटकीय कृति माना जाता है इसको। ठीक है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित यानी अनुवाद किया गया जो प्रथम भारतीय ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वव्याख्या नाटक है, जिनका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसे राजा दुष्यंत तथा शाकुंतलम के परिणय, विवाह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी लिखी गई है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है, जिन्हें भानुगुप्त द्वारा लिखा गया। भानुगुप्त द्वारा मतलब इसकी स्थापना की करवाई गई थी। भारतीय इतिहास में सती प्रथा होने के पहले प्रमाण गुप्त काल में 1510 के आसपास मिलती है, जब महाराजा भानु प्रताप के सेनापति गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी अपने प्राण त्याग दिए थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है वो चिकित्सा है। यह संस्कृत प्राकृतिक में रचित गुप्तकालीन ग्रंथ है। इनमें प्राचीनतम आयु प्रति ग्रंथों का सार है। इसमें औषधीय रसों, चूर्णों और तेलों आदि का वर्णन है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वह समुद्रगुप्त। दक्षिणापथ के युद्ध में चंद्रगुप्त ने 12 राज्यों को पराजित किया। उसने दक्षिणापथ में ग्रहणों, मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया और आदि प्राप्त की। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय की इतिहासकार के राय चौधरी धर्मसिंह संख्या है। सब राज्योत्साह यानी सभी राज्यों को खाट फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने। भारत जीतने के लिए समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया ज़्यादातर अभियान कामयाब रहे। अपने पहले आयुवर्त युद्ध में उन्होंने अपने विरोधी राजाओं को हराकर अपनी विजय पताका फहराई। इसके बाद दक्षिणापथ में युद्ध के बाहरी राज्यों को हराया था। अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाया था, और इसे नेपोलियन भी कहा जाता था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की और शाकाहारी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि हैं। उनके विक्रमा या विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधि भी धारण की थी। तो ये सभी हमारे रहे हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये वीडियो बड़ी हो गई तो अगली वीडियो में और कवर करने वाले हैं हिस्ट्री क्वेश्चन। यहाँ गुप्त तक छोड़ते हैं और अगले जो बात करेंगे वो गुप्तोत्तर काल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू।